चलिए, सो स्टार्ट विद दी टुडेज सेशन नंबर 2 ऑन सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्पेशली फोकस्ड पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। देयर आर मेनी सच एग्जाम्स जहां पर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से मल्टीपल क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो वो सब क्वेश्चंस अलोंग विद दी करंट अफेयर्स, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है, उन सबको आज के सेशन में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सच शेड्यूल्स are there in the Indian constitution at present? So how many such schedules? There are total of 12. But initially at the time of constitution, जब constitution adopt किया गया, at that time how many? The correct answer, it was 8. So how many at the time of constitution enacted? तो आंसर क्या होगा? 8. उसमें से अभी कितने हमारे पास? There are total of 12 schedules in Indian Constitution. As you all aware कि जब हम Constitution की बात करते हैं तो at present there are many such articles, around 448 plus articles, but at the time of independence we have 395 articles are there. कितने articles थे हमारे? 395 article हमारे पास उस समय थे। Schedules पहले 8 थे, अब कितने हो गए? 12। और इन द सेम वे अगर हम पार्ट्स की बात करें, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली डिवाइड है इन डिफरेंट कैटेगरीज, इन डिफरेंट पार्ट्स, शेड्यूल्स एंड आर्टिकल्स। तो हाउ मेनी पार्ट्स? इट वाज 12, बट नाउ देयर आर टोटल ऑफ 25 पार्ट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इज इट ओके? नेक्स्ट वन, विच आर्टिकल डील्स विद द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी? बहुत बार इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बेसिकली एज यू ऑल अवेयर कि जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स पार्ट नंबर 3 में है, जो हमने सोर्स किया था यूएसए से। इस वाले क्वेश्चन को हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस सेशन में भी डिस्कशन किया था। तो फंडामेंटल राइट्स इनिशियली कितने थे? देयर वाज 7, बट आफ्टर दैट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स कितने हो गए? 6 हो गए। उसमें से जो 6th फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ये कवर करता है आर्टिकल नंबर 32 को। कौन से आर्टिकल को कवर करता है? 32 को कवर करता है। इसी आर्टिकल 32 को बी आर अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। कौन से आर्टिकल नंबर को? आर्टिकल नंबर 32 को। और आर्टिकल नंबर 32 आपको ये राइट देता है, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। तो आप फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में आर्टिकल 32 को यूज करके सुप्रीम कोर्ट पर अप्रोच कर सकते हो और डिफरेंट रिट्स अप्लाई कर सकते हो। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी रिट्स हैं? देयर वाज 5 रिट्स। देयर इज बेसिकली 5 रिट्स। कौन कौन सी है? पहला तो होता है हैबियस कॉर्पस, पहला बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा है? हैबियस कॉर्पस है। इज इट ओके? सेकेंड वन है मैंडेमस, ये दूसरा हमारा रिट है। तीसरा है सर्ट्यूटरी, बहुत बार क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। फोर्थ वन इज प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, तो क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मेनी रिट्स, तो आंसर कितना होगा? 5 रिट्स आर देयर। और फिफ्थ वन है क्वा वारंटो। फिफ्थ वन कौन सी है? क्वा वारंटो। क्वा वारंटो ये फिफ्थ फंडामेंटल, मतलब बेसिकली फंडामेंटल राइट्स के अंदर 5 टोटल रिट्स होती है। रिट्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली यू हैव द राइट, यू हैव द कंप्लीट राइट टू अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। जब मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 से हम अप्रोच कर सकते हैं, तो आर्टिकल 226 में हम डायरेक्टली हाई कोर्ट पर अप्रोच कर सकते हैं। चलिए, तो 32 आर्टिकल नंबर। नेक्स्ट वन, विच अमेंडमेंट एडेड द वर्ड, विच अमेंडमेंट एडेड द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी टू द प्रियम्बल। प्रियम्बल को हम किस नाम से जानते हैं? प्रियम्बल क्या चीज है? द प्रीफेस, द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपने देखा होगा हर एक पर्टिकुलर नोटबुक में एक प्रीफेस पेज होता है। प्रीफेस क्या बताता है? कोई बुक को कंप्लीट स्टोरी बताता है शॉर्ट में कि बुक किस पर लिखी गई है। तो इन द सेम वे ये जो प्रियम्बल है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसमें 3 शब्द जोड़े गए, 3 वर्ड्स जोड़े गए
दिस आर सोशलिस्ट, सेकुलर एंड द थर्ड वन इज इंटीग्रिटी। तो वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़े गए? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़े गए। इसी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1976 में था उसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ध्यान रखिए, इसको याद रखने का तरीका क्या है? 42 कौन से ईयर में आया? तो 4 और 2 कितने होते हैं? 4 + 2 6 होते हैं, तो इट मींस 1976 में। और ध्यान रखो, इसी से मिलता जुलता एक और बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। वो कब आया? 1978 में आया। 1978 कैसे हुआ? 4 + 4 8। तो ये कुछ याद करने की टेक्निक्स होती है जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगी, कंफ्यूजन को दूर करेगी कि कौन सा आर्टिकल, कौन सा अमेंडमेंट कौन से साल में आया है। इज इट ओके? तो ये 3 शब्द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के तहत जोड़े गए। और मुझे बताओ, प्रियम्बल को अडॉप्ट कब किया गया? तो प्रियम्बल को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में। कब अडॉप्ट किया गया? 26 नवंबर 1949 में से अडॉप्ट किया गया था। कौन सा साल था? 1949। और तारीख क्या थी? 26 नवंबर को। तो प्रियम्बल, ध्यान रखें, इस प्रियम्बल को हमने किस देश से सोर्स किया है? तो आंसर आ जाएगा यूएस, क्योंकि एज यू ऑल अवेयर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बेग ऑफ बोरोइंग है। हमने बहुत अलग अलग देशों से संविधान में चीजें ली है, कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें ली है। तो उसमें जो हमारा प्रियम्बल है वो यूएस से लिया, लेकिन जो प्रियम्बल की लैंग्वेज है, आपने सुना होगा वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हमारा पूरा लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को हमने सोर्स किया है ऑस्ट्रेलिया से। कहां से सोर्स किया? ऑस्ट्रेलिया से। पर ध्यान रखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया जो वर्ड है ना, जो लाइन है, वो हमने यूएस से सोर्स किए। कहां से सोर्स किए? यूएस से सोर्स किए। क्लियर है क्या? नेक्स्ट वन, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज यूएस। क्योंकि हम जब कॉन्स्टिट्यूशन में अपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का सोर्स कहां से किया गया है? कहां से किया? यूएस से। और जुडिशियल रिव्यू, ध्यान रखें, जुडिशियल रिव्यू भी हमारे प्रियम्बल का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। क्योंकि ध्यान रखो, हम प्रियम्बल में चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन से रिपब्लिक वर्ड, डेमोक्रेटिक वर्ड, सेक्युलर, सोशलिस्ट, इन वर्ड्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इन द सेम वे जो ये जुडिशियल रिव्यू है वो भी हमारे प्रियम्बल का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और वो हमने कौन से देश से लिया? यूएसए से। आप मुझे बताओगे हाउ मेनी सच कंट्रीज बेसिकली वी हैव टू सोर्स द डिफरेंट कॉन्सेप्ट इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत ने अलग अलग कितने देशों के संविधान से हमारे भारत का नया संविधान बनाया? तो आंसर हो जाएगा 10। भारत ने कितने देशों के संविधान से ली? 10 देशों से, जैसे यूएस, आयरलैंड, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, और भी देयर आर सम कंट्रीज। तो टोटल एज सच 10। ऐसे 10 देशों से भारत ने अपने संविधान को बनाया। नेक्स्ट वन, विच बॉडी एक्ट एज ए गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फेमस आर्टिकल है 124, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, एस्टेब्लिशमेंट होगा भारत के अंदर। वो आर्टिकल नंबर कौन सा है? 124 का आर्टिकल है। इज इट ओके? हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? सूर्यकांत। हु इज द करंट? सूर्यकांत अभी करंटली कौन है? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की पोस्ट पर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इज इट ओके? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉप 5। कुछ और क्वेश्चंस के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ध्यान रखें, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो, उन सबके अपॉइंटमेंट्स कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। लेकिन ऑन विच रिकमेंडेशन? किसके रिकमेंडेशन पर? तो प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर किया जाएगा। इसका मतलब चाहे अटॉर्नी जनरल हो, चाहे कंट्रोलर, ऑडिटर एंड जनरल हो,
फाइनेंस कमीशन हो, इलेक्शन कमीशन हो, या ऐसी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उन सबके कमीशन के हेड को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करेंगे, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो चीफ इलेक्शन कमीशन आर्टिकल कौन सा है? 324 का आर्टिकल है। हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राइट नाउ? कौन है अभी? ज्ञानेश कुमार। कौन है अभी? ज्ञानेश कुमार। अभी करंटली भारत के जो मेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम है ये ज्ञानेश कुमार। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ विच बॉडी? एक्स ऑफिशियो। तो करेक्ट आंसर इज राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है? जो भी देश के उपराष्ट्रपति बनेंगे, he will be the ex officio chairman of the राज्यसभा as well। तो जितने भी उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के चेयरपर्सन है। तो अभी कौन है चेयरपर्सन? अभी है सीपी राधाकृष्णन। अभी कौन है? सीपी राधाकृष्णन। आपको अगर याद हो तो 2025 में जुलाई के अंदर, आई थिंक जुलाई अगस्त के अंदर, हमारे जो फॉर्मर चीफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, कौन थे? जगदीप धनखड़। उन्होंने रिजाइन दिया और उनकी जगह पर नए जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने वो सीपी राधाकृष्णन बने। इज इट ओके? और वो कौन से आर्टिकल है जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल नंबर 63। और जगदीप धनखड़ ने जो रिजाइन दिया था, उनका वो लेटर बड़ा वायरल हुआ था, उसमें ये आर्टिकल मेंशन था फॉर हिज रेजिग्नेशन। 67 क्लॉज ए, मतलब वाइस प्रेसिडेंट को अपना रिजाइन देंगे और अंडर विच आर्टिकल? 67 क्लॉज ए के तहत देंगे। इज इट ओके? समझ में आ गया सबको? ओके। हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? फर्स्ट कौन थे? बताओ। अरे ये सीपी राधाकृष्णन, वो एस राधाकृष्णन, सलुप्रदी राधाकृष्णन। अरे भूल जाते हो, एस राधाकृष्णन ये हमारे देश के पहले कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, एस राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये कौन थे? सीपी राधाकृष्णन। क्लियर? नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा? आर्टिकल टोटल हो गए 552, बट करंटली अभी कितने हैं? क्योंकि 550, क्योंकि जो दो एंग्लो इंडियंस थे जिन्हें राष्ट्रपति अपॉइंट करते थे, अब वो अबॉलिश्ड हो चुके हैं, अब इन्हें नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। तो अब टोटल कितनी हो गए मैक्सिमम स्ट्रेंथ? 550। जो पहले कितने थे? 552, बिकॉज क्योंकि दो एंग्लो इंडियंस जो थे उन्हें अब अबॉलिश कर दिया गया, अब राष्ट्रपति उन्हें नॉमिनेट नहीं करेंगे, इन्हें नॉमिनेट किया जाता था अंडर द आर्टिकल 331 के तहत। कौन से आर्टिकल के तहत? 331 के तहत। पीओके उसका तो कोई रोल ही नहीं है ना अभी तो, ऐसा तो कुछ भी रोल नहीं है अभी तक तो। पीओके का तो कोई रोल ही नहीं है अभी तो। पीओके तो अभी आजाद कश्मीर का पार्ट है, अभी तो पाकिस्तान अंडर है ना, ऑक्यूपाइड। उसमें हमारा कोई रोल नहीं है अभी। हम जो ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, ये तो हमारी टोटल 550 जो अब मैं कह रहा हूं, ये दो जगह से आती है, स्टेट से और यूटी से। स्टेट में टोटल कितनी है? 530 है, और यूटीज में कितनी है? 20 है। ये तो अभी एग्जैक्ट उतना ही है, लेकिन यूटी में अभी करंटली 13 है। तो 530 प्लस 30 ये कितना हो गया? 543, क्योंकि ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, तो अभी करंट स्ट्रेंथ कितनी है? 543 ही है। इज इट ओके? तो ये दो अलग अलग कैटेगरीज बनती है। नेक्स्ट वन, which schedule of the constitution deal with the anti defection law? एंटी डिफेक्शन का मतलब क्या होता है? दल बदल कानून। ये कौन से शेड्यूल में है? 10th शेड्यूल में है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सालों तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और अभी भी आते हैं। और ध्यान रखो, ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1985 के अंदर। कब हुआ था? 52nd। मतलब दल बदल कानून का मतलब क्या होता है? आफ्टर द इलेक्शन आप कोई सीट जीत जाते हो, आप कोई इलेक्शन जीत जाते हो, तो अकेले अगर आप कोई पार्टी चेंज कर लेते हो जीतने के बाद, तो आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जाएगा। आपकी मेंबरशिप को खत्म किया जा सकता है, क्विट किया जा सकता है।
तो दैट्स व्हाई आयाराम गयाराम, है ना, वही हरियाणा वाला जो केस था। तो 10th शेड्यूल 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के लिए है। नेक्स्ट वन, द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी इज बोरोड फ्रॉम। डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी पार्ट नंबर 4 है, जो आयरलैंड से लिया गया है। किस देश से लिया गया? आयरलैंड से। पार्ट नंबर 4 में है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होती है, जो आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक है। कहां से कहां तक है? इज इट ओके? क्लियर हो गया यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। यस, विच आर्टिकल अबॉलिश अनटचेबिलिटी? क्योंकि अनटचेबिलिटी के बारे में कहां मेंशन है? फंडामेंटल राइट्स में मेंशन है। और फंडामेंटल राइट्स में भी पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी, उसके अंदर मेंशन है। और राइट टू इक्वालिटी में भी आर्टिकल नंबर कौन सा है? 17 है। तो राइट टू इक्वालिटी मतलब हम बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी में अनटचेबिलिटी की, कि अब छुआछूत नहीं होगा। तो वो कौन सा आर्टिकल है? 17। नेक्स्ट वन, हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? क्या लिखा हुआ है? हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाएंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? प्रेसिडेंट को कौन दिला रहा है? सीजेआई। सीजेआई को कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट किस किस को दिलाता है? वाइस प्रेसिडेंट को दिलाएगा, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को दिलाते हैं, प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को दिलाते हैं शपथ, प्लस जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, जैसे भी शुरुआत में मैंने नाम लिए, उन सबके चेयरपर्सन प्रेसिडेंट को भी शपथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही दिलाएंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, विच अमेंडमेंट लोवर्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 से 18? वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसमें पहले हमारा वोटिंग राइट का एज था 21, जिसे कम कर दिया गया 18? तो याद रखो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है? कौन सा है बोलो? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। एंड दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। किस पर है ये? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पर है। पहला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अंडर विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया जाएगा, तो आर्टिकल नंबर कौन सा है? 124 है। इज इट ओके? टोटल सुप्रीम कोर्ट में जजेस कितने अभी? 34 है, जिसमें से 33 तो अदर जजेस प्लस 1 सीजेआई ऑफ इंडिया है। ये नंबर बढ़ा कब? 2019 में बढ़ा था। और अभी जो सूर्यकांत जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो कौन से नंबर के हैं? 53rd नंबर के हैं। फर्स्ट नंबर पे कौन थे? फर्स्ट सीजेआई कौन थे? हीरा लाल कानिया, एच.जे. कानिया। क्या नाम है उनका? एच.जे. कानिया, ये इनका नाम था, जो देश के पहले। और देश की पहली वुमेन सीजीआई कौन बनेगी? बीवी नागरत्ना। कौन बनेगी? फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाली है कौन? बीवी नागरत्ना इन 2027 के अंदर। 2027। डन। नेक्स्ट वन, हु अपॉइंट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ध्यान रखो, सुप्रीम कोर्ट में चाहे अपॉइंटमेंट्स की बात हो या फिर ट्रांसफर की बात हो, कहने का मतलब देश के अंदर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट में चाहे जजेस का ट्रांसफर करना हो, चाहे जजेस का अपॉइंटमेंट करना हो, उसके लिए कोलेजियम सिस्टम वर्क करता है। कौन वर्क करता है? कोलेजियम सिस्टम वर्क करता है। कोलेजियम सिस्टम का मतलब होता है कि एक तो सीजीआई होंगे और 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे, वो ये तय करेंगे कि किसका ट्रांसफर करना है, किसको अपॉइंट करना है। इज इट ओके? नेक्स्ट वन, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज? 65 ईयर्स, या फिर 6 साल। या तो 6 साल पूरे हो जाए या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाए, तब जाकर वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। नेक्स्ट वन, हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द सीजीआई
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया है। इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल मैंने ऑलरेडी बता दिया। हु अपॉइंट द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड टेन्योर क्या होगा? 6 साल या 65 वर्ष, 6 इयर्स और 65 इयर्स ऑफ एज, इनमें से जो पहले हो जाएगा तब जाकर उस पर्सन का रिटायरमेंट हो जाता है। नेक्स्ट वन, यूपीएससी पर कुछ इंपॉर्टेंट। तो यूपीएससी के चेयरपर्सन कौन है? डॉक्टर अजय कुमार है। वो किस आर्टिकल में यूपीएससी की बात करते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन में यूपीएससी आर्टिकल, या यूपीएससी के बारे में किस आर्टिकल में है? तो 315। यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हु अपॉइंट द चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैंने कहा ना कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होगी तो उसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही रेस्पॉन्सिबल है। और नेक्स्ट वन, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द यूपीएससी मेंबर? या तो 6 साल या फिर 65 इयर्स ऑफ एज। और ध्यान रखो, यूपीएससी का मतलब होता है ऑल इंडिया सिविल एग्जाम्स, ऑल इंडिया सिविल एग्जाम। और इसके बारे में कोई भी चीज अगर हमें तय करनी है पेपर के पैटर्न को लेकर, एलिजिबिलिटी को लेकर, या पेपर स्ट्रक्चर, किसी भी चीज को लेकर, इसके बारे में पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? राज्यसभा की होती है। इसीलिए राज्यसभा को इंटेलेक्चुअल हाउस भी बोला जाता है। एक होल सोल पावर है। जैसे मनी बिल की जो पावर होती है वो केवल और केवल लोकसभा के पास है, इन द सेम वे ऑल इंडिया जो सिविल एग्जाम्स होते हैं उसकी होल सोल अथॉरिटी राज्यसभा के पास होती है। इज इट क्लियर? चलिए, कॉम्प्ट्रोलर, ऑडिटर एंड जनरल, इसका मतलब जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी ऑडिट की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? तो सीएजी के पास है। हु इज द करंट सीएजी? के संजय मूर्ति। कौन है? के संजय मूर्ति। आर्टिकल किस में डिफाइंड है? 148 में। अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और सेम एज द टेन्योर जो बाकी जितनी भी पोस्ट के लिए होता है, 6 साल या फिर 65 इयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट वन, फाइनेंस कमीशन का हेड कौन है? अरविंद पांगडिया। आर्टिकल नंबर कौन सा है? 280। और ध्यान रखें इसका टेन्योर कितने साल का होता है? 5 इयर्स का होता है। और ध्यान रखें अभी तक 15 फाइनेंस कमीशन हो चुके हैं। इज इट? तो 2025 से लेकर 2030 वो 16th फाइनेंस कमीशन होगा। और फाइनेंस कमीशन का काम क्या है? कि जो भी टैक्स कलेक्ट होता है ना सेंटर के पास, वो स्टेट से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कितने परसेंट पर होगा वो डिसाइड कौन करेगा? फाइनेंस कमीशन करता है। नेक्स्ट वन, अटॉर्नी जनरल कौन है अभी? आर वेंकट रमनी। कौन है? आर्टिकल नंबर 76। हु अपॉइंट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन, कुछ इंपॉर्टेंट कमीशन से, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर SC ST आर एस्टेब्लिश्ड। तो आर्टिकल 338 में एक कमीशन बनाया जाएगा फॉर द शेड्यूल कास्ट को लेकर, और एक आर्टिकल होगा 338A फॉर शेड्यूल ट्राइब्स को लेकर। इनके लिए 2 कमीशन ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल बनाए गए हैं। तो ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जैसे ये SC के लिए है, ये ST के लिए है, तो OBC के लिए बैकवर्ड क्लासेस का आर्टिकल कौन सा है? 338B। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का चेयरपर्सन कौन है? श्री किशोर मकवाना। किशोर मकवाना अभी शेड्यूल कास्ट के कौन है? चेयरपर्सन है। उसी तरीके से शेड्यूल ट्राइब्स के कौन है? अंतर सिंह आर्या। ये अभी हैं शेड्यूल ट्राइब्स के चेयरपर्सन। और 2 इंपॉर्टेंट है स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जैसे सेंटर में यूपीएससी होती है उसी तरीके से स्टेट में भी आपने देखा होगा आरपीएससी राजस्थान में है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। वो आर्टिकल नंबर कौन सा है? 315। और स्टेट इलेक्शन कमीशन, जैसे सेंटर में इलेक्शन कमीशन होता है उसका आर्टिकल 324 था, इसका आर्टिकल कितना हो जाएगा? 243 है। इज इट ओके क्या? तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस, स्पेशली फोकस्ड ऑल द एंट्रेंस एग्जाम, जहां पर आप बहुत सारे इन क्वेश्चंस को देखेंगे। इनको भी अगर आप कवर करते हो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बहुत अच्छे कुछ क्वेश्चंस इफेक्टिवली इंपॉर्टेंट है, इनको कवर आउट जरूर करें। इज इट ओके? दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।